मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट वीएसपी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर नंबर आपका है 6, जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। यह है आपका चैप्टर नंबर 6। जैसा कि मैंने नाम बताया, समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो देखो, इसमें सबसे पहले हम पढ़ने क्या वाले हैं, पहले इस चीज़ की बात कर लेते हैं। देखिए, पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे खतरा। खतरा होता क्या है, तभी तो खतरे से सुरक्षा हमें मिलेगा। जब हम खतरा समझ जाएंगे तो हमें ऑटोमेटिक सुरक्षा समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो पहले खतरा समझ लेते हैं। देखिए, खतरा क्या होता है कि हम चाहे घर के अंदर रहें चाहे घर के बाहर रहें, खतरा एनी टाइम रहता है। ठीक है, जिसको जैसे बोलते नहीं है कि अगर आप घर के बाहर जा रहे हो तो कब किसके साथ क्या अनहोनी आ जाए किसी को कुछ पता नहीं होता है, या फिर कोई व्यक्ति अगर घर में रहता है तो उसके साथ भी क्या हो जाए इसका श्योरिटी नहीं होता है। ठीक है ना। तो खतरे के विभिन्न टाइप हो सकते हैं। अगर एक देश की बात करें तो एक देश को दूसरे देश से खतरा, ठीक है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से खतरा। ठीक, तो इस प्रकार से खतरे को डिफाइन किया जाता है। अब खतरे से जो सुरक्षा मिलती है ना, खतरे से जो आज़ादी होती है ना, उसी को हम सुरक्षा बोलते हैं। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन आपका टॉपिक आता है कि सुरक्षा का अर्थ क्या है। तो खतरे या संकट से आज़ादी यानी कि फ्रीडम होना, यही क्या कहलाती है, सुरक्षा कहलाती है। ठीक है, यही क्या कहलाती है, सुरक्षा कहलाती है। यानी कि जितने भी प्रकार के हमारे खतरे होते हैं, कोई भी टाइप हो सकता है। एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से खतरा, एक देश को किसी दूसरे देश से खतरा, अगर उससे आज़ादी उसको मिल जाती है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, सुरक्षा बोलते हैं। अब देखिए, क्या हर एक खतरे को खतरा मान सकते हैं? तो नहीं, हर एक खतरे को खतरा नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो खतरे में नहीं आती। जैसे छोटी मोटी चीज़ें हो गई। अब जैसे माचिस जला रहे हो, उससे जल गए, तो ये खतरा थोड़ी ना है। खतरे वो चीज़ होते हैं जिससे अनहोनी होने की, बड़ी अनहोनी होने की संभावना होती है, उसे खतरा बोला जाता है, उसे बड़ा खतरा बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सुरक्षा। सुरक्षा का डेफिनेशन हमने क्या समझा, खतरे या संकट से आज़ादी को ही क्या बोलते हैं, सुरक्षा बोलते हैं। देखिए, मैं डीप में जाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अब आप जितनी भी चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ये आप एग्जाम में मत लिख देना, लेकिन जितनी भी चीज़ें इस स्लाइड में लिखी हुई है ये आप जरूर लिख सकते हो। ठीक है ना, लेकिन जो समझाने वाली चीज़ है उसके लिए मैं तो लोकल लैंग्वेज भी उपयोग कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा सुरक्षा का अर्थ क्या होता है। दूसरा हम समझते हैं कि मानव सुरक्षा क्या होती है। अब देखिए, यहाँ पे मानव यानी कि ह्यूमन की बात की जा रही है। तो मानव सुरक्षा का अर्थ है कि एक व्यक्ति की हर एक प्रकार से रक्षा की जाए या सुरक्षा की जाए। अर्थात व्यक्ति को गरीबी, क्योंकि मोस्टली जो व्यक्ति है वो गरीब है। ठीक है, तो गरीबी से इनकी रक्षा करना ही सुरक्षा कहलाती है। बेरोजगारी, ठीक है, ये भी एक प्रकार से संकट में हमारी आती है कि अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, उसको रोजगार नहीं मिला है, तो वो भी एक प्रकार का संकट है। भूख, आतंकवाद इत्यादि चीज़ों से रक्षा करना ही क्या कहलाती है, मानव सुरक्षा कहलाती है। ठीक है, दो चीज़ मैंने समझाया, सुरक्षा का अर्थ, मानव सुरक्षा क्या होती है। अब यहाँ पे समझिए सुरक्षा के टाइप्स कितने होते हैं, यानी कितने प्रकार से हम सुरक्षा को बरकरार कर सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे पहले खतरा, फिर बात करेंगे खतरों से मिलने वाली सुरक्षा। ठीक है, तो यहाँ देखिए सुरक्षा के प्रकार दो टाइप्स के, पारंपरिक धारणा और अपारंपरिक धारणा। पारंपरिक धारणा का मतलब क्या है, जो सदियों से चली आ रही है। ठीक है, परंपरागत जिसको बोल सकते हो। लेकिन अपारंपरिक धारणा, जो नए खतरे होते हैं, नए नए प्रकार के खतरे होते हैं, उनको अपारंपरिक खतरा बोला जाता है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए, सुरक्षा के प्रकार दो टाइप्स के हो गए, पारंपरिक धारणा, अपारंपरिक धारणा। पारंपरिक धारणा को अगर डिफाइन करें तो दो चीज़ों में है, एक जिसको बोलते हैं बाहरी सुरक्षा और एक को बोलते हैं आंतरिक सुरक्षा। अब सपोज जैसे ये आपका इंडिया है, ठीक है, मैप तो ढंग से बनेगा नहीं बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इस टाइप से एक तरीके से समझाने के लिए मैंने बनाया है। ये इंडिया हो गया, इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ। अब देखो बाहरी सुरक्षा क्या है, बाहरी का मतलब बाहर, यानी कि ये देश है, देश के बाहर जो खतरा होता है उससे जो सुरक्षा मिलती है उसे ही बाहरी सुरक्षा बोलते हैं। देखिए, अब ये देश है, इस देश को किससे खतरा है, अपने पड़ोसी देशों से, कहीं इस पे आक्रमण ना कर दे। आसपास के जितने भी पड़ोसी देश है ना, जैसे हो गया पाकिस्तान हो गया, ये हो गया आपका इतना हो गया नेपाल, इसके ऊपर जाएंगे तो ये हो गया चीन, ठीक है ना, ये हो गया आपका बांग्लादेश,
नीचे हो गया श्रीलंका, ठीक है। आसपास के जितने भी देश हैं इन देशों से जो खतरा महसूस होता है इसे क्या बोलते हैं, बाहरी खतरा बोलते हैं, यानी कि बाहर के जो खतरे हैं। आंतरिक खतरे उसको बोलते हैं जो इस देश के अंदर होते हैं, इस देश के अंदर की बात हो रही, जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में लड़ाई हो गई, या एक देश के अंदर जो राज्यों में दूसरे मतलब जो वहाँ पे जो नागरिक होते हैं ये बोलते हैं कि हमें इस राज्य से अलग कर दो, ठीक है, भाषा के नाम पे अलग कर दो, दंगे फसाद जो कर देते हैं उनकी बात हो रही है, जो नक्सलवादी होते हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये अंदर के जो है झगड़े होते हैं, किसी भी मुद्दे को लेकर झगड़े जो हो जाते हैं इसी को क्या बोलते हैं, आंतरिक बोलते हैं। अराजकता, दंगे फसाद हो गया, बीमारी हो गई, आंदोलन हो गया, नौकरी हो गई, इत्यादि जो खतरे होते हैं ये आंतरिक खतरों में आते हैं, ठीक है। तब देखिए बाहरी सुरक्षा क्या होती है, यानी कि जो बाहर जो खतरा होता है उनसे मिलने वाली सुरक्षा को क्या बोलते हैं, बाहरी सुरक्षा बोलते हैं। अब देखिए एक देश को दूसरे देश से खतरा होता है, क्या होता है, एक देश को दूसरे देश से खतरा होता है। दूसरा बात करते हैं सैन्य आक्रमण की धमकी जिसकी वजह से संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता को खतरा। अब देखिए यहाँ क्या समझाया जा रहा है कि अगर कोई देश सैन्य आक्रमण करता है तो इससे इस देश की किन संप्रभुता को, स्वतंत्रता को और क्षेत्रीय अखंडता को क्या होता है, खतरा होता है। तीसरे की अगर बात करें तो सैन्य कार्यवाही से आम नागरिकों के जीवन को खतरा। अब यहाँ से सपोज सैनिक आक्रमण होते हैं तो इससे क्या होगा, इस जो देश है इस देश को जो नागरिक हैं यहाँ के उनको भी तो खतरा महसूस होगा, तो इसे ही क्या बोलते हैं, जो बाहर के खतरे होते हैं उनसे मिलने वाली सुरक्षा, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें आंतरिक सुरक्षा क्या होती है। आंतरिक सुरक्षा से उसको समझने से पहले खतरा समझते हैं, आंतरिक खतरा क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया अराजकता, दंगे फसाद हो गए, तो ये सब आंतरिक खतरे होते हैं। अब इनसे जो मिलने वाली सुरक्षा है इसी को आंतरिक सुरक्षा कहते हैं। एक देश के अंदर होने वाले खतरे शामिल होते हैं इसमें, जैसे अराजकता, दंगे फसाद, बीमारी, नक्सलवादी, आंदोलन, नौकरी इत्यादि जो चीज़ें होती हैं। तीसरे पॉइंट की बात करें तो राज्यों द्वारा अलग होने की मांग करना, जैसे कि मैंने बताया कि धर्म के आधार पर, भाषा के नाम पर जो अलग होने की डिमांड करते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि नागरिकों द्वारा अलग राज्य की मांग करना, नागरिक जो होते हैं वो अलग राज्य की मांग करते हैं भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पर, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार के खतरे होते हैं और इनसे ही जो खतरे से जो आज़ादी मिलती है, जो सुरक्षा मिलती है, इसी को आंतरिक सुरक्षा कहते हैं। आई होप समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं अपारंपरिक धारणा। अपारंपरिक धारणा देखिए इसमें नए प्रकार के खतरे आते हैं। एक तो मानव के खतरे जो हो गए और जो विश्व में जो खतरे उपलब्ध होते हैं। अब मानव के खतरे क्या हो गए, जैसे मानव के लिए खतरे क्या हो सकते हैं, बीमारियां फैल जाना, ठीक है, बेरोजगारी हो जाना, ठीक है, शिक्षा अच्छा नहीं मिल पाना, ये भी एक प्रकार का खतरा है। लेकिन अगर हम विश्व सुरक्षा की बात करें तो विश्व में क्या, जैसे महामारी, आज के टाइम पे आप देख लो कि कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 में तीसरी लहर आने वाली है या दूसरी लहर आ चुकी है, ठीक है। तो आप देखो ये जो चीज़ है किसी एक देश के लिए तो नहीं है बल्कि सभी देशों के लिए है। तो ये जो अपारंपरिक धारणा होती है ये किसी देश से होती तो है संबंधित, लेकिन इसके साथ साथ पूरे विश्व से संबंधित होती है। तो ये लिखा है कि अपारंपरिक धारणा में ऐसे खतरे आते हैं जो नए खतरे माने जाते हैं। खतरों की सूची में अकाल, महामारी, आपदाओं को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि युद्ध, जनसंहार तथा आतंकवाद के साथ जो युद्ध होता है, जनसंहार तथा आतंकवाद साथ मिलकर जितने व्यक्तियों को मारते हैं उतना उससे कहीं अधिक लोग महामारी, अकाल और प्राकृतिक आपदाओं के भेंट में आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जनसंहार। अगर जनसंहार और आतंकवाद में दोनों को मिला लिया जाए और इनकी वजह से जितने लोगों की डेथ होती है उनसे ज़्यादा लोगों की डेथ कहाँ पे होती है, महामारी, अकाल और प्राकृतिक आपदा के साथ हो जाती है। अब देखो इतने व्यक्तियों की डेथ युद्धों में नहीं होगी जितने की कोविड-19 में होगी। आप देख रहे हो ना कितने सारे व्यक्तियों की डेथ हुई है, ठीक है। तो यही तो चीज़ बताया जा रहा है, जितना युद्ध और आतंकवाद के द्वारा नहीं मारे जाते हैं उतना महामारी और अकाल, प्राकृतिक आपदाओं से मारे जाते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें आती हैं वो किस में आती है, पारंपरिक धारणा में आती है, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ये टोटली बेस करता है CBSE NCERT पे, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब जैसा कि हमने पढ़ा पारंपरिक, अब सुरक्षा के पारंपरिक
तरीकों को बनाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, अभी तो हमने खतरा पढ़ा, खतरा से सुरक्षा हमने पढ़ लिया। अब देखो सुरक्षा को कैसे बरकरार कर सकते हैं। तो पहले लिखा है कि हिंसा का प्रयोग जितना हो सके कम करना चाहिए या तो नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी देश से बचना है, यानी कि पारंपरिक जो खतरा है उससे बचना है, उससे सुरक्षा पानी है, तो आप भी क्या करो कि जितना हो सके हिंसा का प्रयोग ना करो, लड़ाई झगड़ा ना करो। ठीक है, और हो सके तो इसे करना ही नहीं चाहिए। आगे, युद्ध उचित कारणों अर्थात आत्मरक्षा या दूसरों को जंग संहार से बचाने के लिए करना चाहिए। युद्ध कब करना चाहिए, इसका मतलब समझिए, युद्ध उचित कारणों, या बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना पानी सर से ऊपर चला जाए तब जाके युद्ध करना चाहिए। या आत्मरक्षा, जब लगे कि सामने वाला व्यक्ति आक्रमण बोल ही दिया है तब जाके अपनी रक्षा करने के लिए करना चाहिए। दूसरों का जंग संहार, यानी कि अगर कोई देश है जहाँ पे कि कोई देश आक्रमण कर रहा है और आपको लग रहा है इससे बहुत ज़्यादा जनसंहार हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए, जनसंहार को रोकने के लिए युद्ध करना उचित कहलाता है। ठीक है ना। अदरवाइज अगर हल्की फुल्की नोक झोंक है तो बातचीत के द्वारा सुलझा लो। आगे बात करते हैं, युद्धरत सेना को चाहिए कि वह संघर्ष विमुख शत्रु, निहत्थे व्यक्तियों या आत्मसमर्पण करने वाले दुश्मन को न मारने। कई बार ऐसा होता है कि युद्ध में ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे मतलब जो सेनाएं होती हैं या फिर जो युद्ध करने वाला होता है वो आत्मसमर्पण कर देता है। ठीक है, वो कहता है कि हम आपसे लड़ाई नहीं कर पाएंगे, या फिर निहत्था हो जाता है। तो उस स्थिति में चाहिए कि जो सामने वाला जो देश है वो उसको छोड़ दे। ठीक है ना, उसको मारे ना, या लिखा है ना दुश्मनों को न मारे। आगे बात करते हैं, बल प्रयोग केवल तभी किया जाए जब शेष उपाय असफल हो जाए। लड़ाई कब करनी चाहिए, जब आपको लगता है कि सारे उपाय जितने भी तरीके हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, तो लास्ट तरीका बचता है लड़ाई करना के। अदरवाइज आपको लड़ाई नहीं करना चाहिए। आगे बात करते हैं, इसमें सबसे अहम बिंदु निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण, विश्वास बहाली है। अगर आपको सुरक्षा, पारंपरिक सुरक्षा को बनाए रखना है, सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो फेमस चीज़ है निशस्त्रीकरण। निह का मतलब होता है नहीं, ठीक है। शस्त्रीकरण का मतलब होता है शस्त्रों का प्रोडक्शन, यानी कि शस्त्रों का प्रोडक्शन नहीं करना ही क्या कहलाता है, निशस्त्रीकरण कहलाता है। अस्त्र नियंत्रण, जो भी आप अस्त्र शस्त्र बनाते हो उस पर नियंत्रण करना, यानी कि कंट्रोल करना ही अस्त्र नियंत्रण कहलाता है। विश्वास बहाली, विश्वास के द्वारा अगर एक देश को दूसरे देश पर विश्वास है तो दूसरा देश वाकई आप पे आक्रमण नहीं करेगा, ये चीज़ है। आगे बात करते हैं, अब देखो इन सुरक्षा को कायम करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की संधियां भी की गई। ठीक है, अब उनके बारे में पढ़ते हैं। ये संधियां क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक एक नंबर में पूछ सकता है MCQ के तौर पर। ठीक है, तो इस चीज़ को समझते हैं। कुछ महत्वपूर्ण संधियां भी की गई, जैसे 1972 में जैविक हथियार संधि की गई। ठीक है, जैविक हथियार संधि जिसको बोलते हैं BWC, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। ठीक है, और इसमें जो सदस्य देश शामिल हैं वो 155 से अधिक देशों ने BWC पर हस्ताक्षर किया। इसका मतलब क्या है, जैविक हथियार संधि, यानी कि जो जैविक परमाणु बम वगैरह होते हैं उसको नहीं बनाना। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं कि 1992 की रासायनिक हथियार संधि, यानी कि CWC, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, जो हथियार बनाए जाते हैं उस चीज़ को रोकने के लिए इस विशेष प्रकार की संधि की गई थी, ताकि इसमें जो देश हस्ताक्षर करते हैं वो इन मतलब रासायनिक जो हथियार होते हैं इनको ना बनाएं। तो इसमें 181 से अधिक देशों ने CWC पर हस्ताक्षर किया था। आगे अगर बात करते हैं, कुछ विशेष प्रकार की और संधियां हैं, जैसे C नंबर, सन 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ABM ने अमेरिका तथा सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के तौर पर प्रयोग करने से रोका। कहने का मतलब ये है कि ये जो ABM जो संधि जो थी ये दो देशों के बीच में हुई थी, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुई थी, और इसमें ये विशेष निर्देश दिया गया था, 1972 में की गई थी। इसमें विशेष निर्देश दिया गया था कि आप दोनों देश इन मिसाइलों को, ठीक है ना, इन मिसाइलों को अपनी रक्षा कवच के तौर पर आप यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप सीधा यूज कर लो कि हम तो अपनी रक्षा कर रहे थे इस वजह से हमने मिसाइल छोड़ दिया, नहीं, इसी वजह से ये लिखा है रक्षा कवच के तौर पर
प्रयोग करने से रोका है। ठीक है ना। तो ये किसके लिए बनाई गई थी? 2 देशों के लिए, अमेरिका और सोवियत संघ के। ठीक है, क्योंकि उस टाइम के सबसे जो ताकतवर देश थे वे तो यही थे। आगे अगर डी की बात करें तो अमेरिका तथा सोवियत संघ ने अस्त्र नियंत्रण की कई दूसरी संधियों पर भी दस्तखत किए हैं, जिसमें सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि, ठीक है, परिसीमन संधि 2, ये संधियां शामिल है, जैसे स्ट्रेटजी आर्म्स लिमिटेशंस ट्रीटी, जिसको बोलते हैं साल्ट सेकेंड। ठीक है, तो इसके भी फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। तो ये विशेष प्रकार की संधियां हैं। सब देखो, कहने का मतलब है जितनी भी प्रकार की संधियां की गई हैं, ये जितने भी प्रकार के मिसाइल्स बनाए जाते हैं, परमाणु बम बनाए जाते हैं, नाभिकीय बम बनाए जाते हैं, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए किया गया था। ठीक है, इसके अलावा दूसरे संधि की बात करें तो सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, यानी कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट जिसको बोलते हैं, इत्यादि चीज़ शामिल है, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ ने अस्त्र नियंत्रण के लिए विशेष प्रकार की संधियों का निर्माण करवाया था। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें बताता हूँ, क्योंकि ये पेपर में आता ही है, NPT, ठीक है, जिसको बोलते हैं परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि ये कब किया गया था? 1968 में किया गया था। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है, कब किया गया था? 1968 में किया गया था। इसमें देखो विशेष प्रकार की चीज़ें, यहीं से आप समझो परमाणु अप्रसार, अप्रसार प्रसार अगर मैं हटा दूं तो आपको क्या समझता है? बढ़ाना, यानी कि परमाणु बम को बढ़ाना, लेकिन लिखा है अप्रसार यानी कि कम करना, यानी कि परमाणु बम को कम से कम प्रसार करना। ठीक है, इस प्रकार की संधि की गई थी। अब इसमें नोट करने वाली क्या बात है, इसमें 2 प्रकार की चीज़ें दी गई थी कि जिन देशों ने सन 1967 से पूर्व परमाणु हथियार बना लिए थे अथवा उनका परीक्षण कर लिए थे, ठीक है, उन्हें इन संधियों के तहत इन हथियारों को रखने की मंजूरी दे दी गई थी। यानी कि 1967 से पहले किसी ने अगर हथियार बना लिया है, उसका परीक्षण कर लिया है, तो वो तो अपने पास ही रख सकता है। ठीक है, परमाणु बम रख सकता है। लेकिन अगर 1967 से पहले अगर नहीं बनाया है, तो देखिए जो देश सन 1967 तक ऐसा नहीं कर पाया है, उन्हें ऐसे हथियारों को प्राप्त करने के लिए अधिकार से वंचित किया गया है, यानी कि वो ऐसे मतलब परमाणु बम नहीं बना सकते। तो ये कुछ विशेष प्रकार की संधियां की गई थी ताकि जो हथियार वगैरह हैं उस चीज़ को ना प्रोडक्शन किया जाए, ना प्रसार किया जाए। आगे अगर बात करते हैं तो देखिए पारंपरिक सुरक्षा के तत्व, यानी कि किन किन तरीकों से हम पारंपरिक सुरक्षा को बरकरार कर सकते हैं। तो निशस्त्रीकरण, जैसा कि मैंने बताया, नि का मतलब होता नहीं, शस्त्रीकरण का मतलब होता है शस्त्रों का प्रोडक्शन, यानी कि शस्त्रों का प्रोडक्शन नहीं करना ही क्या कहलाती है? निशस्त्रीकरण। अगर सभी देश शस्त्रों का प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो इससे होगा क्या? एक दूसरे देश पर आक्रमण करने की जो संभावना रहेगी वो बेहद ही कम हो जाएगी। क्योंकि देखो व्यक्ति के अंदर या किसी देश के अंदर क्रोध तभी जागृत होता है जब उसके पास शक्ति होती है, हथियार होते हैं। अगर हथियार नहीं है तो वो समझ लो निहत्था है, तो आक्रमणों की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास हथियार है तो जाहिर सी बात है वो सोचता है कि सामने वाले व्यक्ति को तो मैं ऐसे ही पछाड़ दूंगा, तो इस वजह से वो क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। इसी वजह से जो निशस्त्रीकरण की जो धारणा होती है कि शस्त्रों का प्रोडक्शन ना करना, ये इसकी धारणा होती है। शस्त्र नियंत्रण, यानी कि शस्त्रों पर कंट्रोल करके रखो, यानी कि जितनी आपके पास है उतना रहने दो, अब उससे ज़्यादा आप शस्त्रों का प्रोडक्शन मत करो, इसी को बोलते हैं शस्त्र नियंत्रण। संधियाँ, जैसा कि हमने पीछे संधियों की बात करें, NPT, CTBT, ठीक है, SALT, ठीक है, इत्यादि संधियों की हमने बात की। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन्हीं से तो संधियों के द्वारा लड़ाइयों की संभावना कम हो जाती है। आपने देखा जो शीत युद्ध था, शीत युद्ध में अमेरिका और जो सोवियत संघ था एक दूसरे देश से सीधे तौर पर लड़ाई नहीं किया था, ठीक है, तो ये इसी वजह से तो जो विश्व है तृतीय विश्व युद्ध से बचा रहा। अगर ये सीधे लड़ाई कर लेते तो आपको पता है अमेरिका के पास विभिन्न प्रकार के हथियार हैं, सोवियत संघ के पास भी है, इसके पास भी सेना है, इसके पास भी सेना है, आक्रमण होता तो तृतीय विश्व युद्ध कब का हो गया होता। तो ये इन देशों के बीच में विभिन्न प्रकार की संधियाँ, जैसे ABM किया गया, ठीक है, विभिन्न प्रकार की संधियाँ की गई जिसकी वजह से इसको रोका गया।
ठीक है। आगे अगर बात करें चौथे की, तो एक दूसरे देश पर विश्वास बनाकर। जब हमें विश्वास है कि अमेरिका आक्रमण नहीं करेगा सोवियत संघ पे, या सोवियत संघ आक्रमण नहीं करेगा अमेरिका पे, तो लड़ाई किस बात की। तो ये विश्वास के द्वारा भी आप पारंपरिक सुरक्षा को बरकरार कर सकते हो। आई होप समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसके अलावा सब्सक्राइब भी कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि और भी विभिन्न प्रकार की वीडियो बनाया जाए और हमारा मनोबल मजबूत हो पाए। आगे बात करते हैं, विश्व में उभरने वाले खतरे के नए स्रोत कौन कौन से हैं। एड्स, बर्ड फ्लू, बीमारियों की बात हो रही है, जैसे देख रहे हो ना कोरोना, ठीक है। अभी इसमें कोविड-19 का भी एक हिस्सा आ जाएगा, कोविड-19 भी नए खतरे हैं ना ये। तो एड्स, बर्ड फ्लू, एबोला वायरस, हेपेटाइटिस सी, ठीक है, आतंकवादी, इसके अलावा यहाँ पे लिख दो कोविड-19, ये भी एक प्रकार का नया खतरा है, ठीक है। कोविड-19 भी एक प्रकार का नया खतरा है। आगे गरीबी हो गया, महामारियाँ हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया। जैसे आप देख रहे हो विश्व तापन बहुत तेज़ी से बढ़ा जा रहा है। अभी अब के टाइम पे देखो, जो गर्मियों का जो धूप है इतनी तेज़ लगता है कि व्यक्ति मतलब बाहर निकल ही नहीं सकता, ठीक है, या निकल भी रहा है तो बहुत ही मजबूरी में निकल रहा है, इतनी धूप हो रही है, इतनी गर्मियाँ हो रही है, ठीक है। और ये हो क्यों रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, विश्व तापन की वजह से। क्योंकि व्यक्ति जितना ज़्यादा अपने घरों में एसी यूज़ करेगा, जितना ज़्यादा फ्रीज यूज़ करेंगे, जितने ज़्यादा वो मतलब जो गैसेज होती हैं ना, जो ठंडा करने वाली गैसेज होती हैं, उनका यूज़ करोगे तो भी जो मतलब वायुमंडल में जो गैसेज हैं, ठीक है, ओजोन लेयर है वो तो परत खाली होती चली जाएगी, तो उसके लेयर्स कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो सूर्य की जो किरणें हैं वो जो पृथ्वी पे पड़ेगी तो बहुत तेज़ पड़ेगी। तो इसी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है ये तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण तो जैसा कि आपको पता ही है, दिल्ली जैसे राज्य में इतना ज़्यादा प्रदूषण है, ठीक है। आपदाएं आप देखते हो, विभिन्न प्रकार की आपदाएं आ जाती हैं, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी भूकंप आ जाता है, कभी मतलब है ना, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो शरणार्थियों की समस्या, ये भी एक विशेष प्रकार की समस्या, शरणार्थियों की समस्या, कि अगर किसी देश में आक्रमण हो रहा है तो वो क्या करते हैं, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे नए स्रोत हैं, ठीक। आगे बात करते हैं, आज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन क्या है। अगर आप बुक पढ़ते हैं या फिर वट एवर जहाँ से भी आप सर्च करें, मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए है कि मैड काऊ की घटना क्या है, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इसको चेक करूँगा कि मैड काऊ क्या है।